5 तत्वों की किलिंग टेक्निक और सैक्रिफाइस ऑफ द गॉड्स ने यह साफ कर दिया था कि ये मिंग इन्हें थोड़े समय में नहीं सीख सकता। लेकिन जैसे ही उसे स्टेप बाय स्टेप नामक दिव्य शक्ति की झलक मिली, उसके भीतर आशा का दीप जल उठा। ये स्टेप बाय स्टेप किलिंग दरअसल हेवनली किलिंग से निकला हुआ है। हेवनली किलिंग वही शक्ति है जिसने इमॉर्टल टेम्पल का विनाश किया था। इसमें 3 बुनियादी चरण थे: इंस्टेंटेनियस स्टेप, मैजिक स्टेप और माइक्रो स्टेप। इन तीनों को सीखने के लिए ये मिंग ने असंख्य कष्ट सहे। पहले ये साधारण कदम उसके लिए पर्याप्त थे, इसलिए उसने इन पर कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया। बाद में उसने इन्हें जोड़कर प्रयोग किया, और उस समय भी इसकी शक्ति अद्भुत थी, जिससे वह रास्ते में अनेक शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त करता चला गया। लेकिन अब जब उसे इन कदमों से वास्तविक मैजिकल पावर निकालनी थी, तो उसे गहराई में उतरकर अध्ययन करना ही पड़ा। उस समय 8 एलिमेंट एबेकस अरे पूरी तरह सक्रिय था और हेवनली स्ट्राइक के रहस्यों को उजागर कर रहा था। किस प्रकार कदमों को जोड़ने से शक्ति सर्वोच्च होगी, किस परिस्थिति में कौन सा संयोजन सर्वश्रेष्ठ होगा, सब कुछ एबेकस अरे की गणना से स्पष्ट होता जा रहा था। फिर यही अबैकस अरे खाओस टैलिस्मैन मैजिक अरे का प्रयोग करके उन शक्तियों को तेजी से अंकित करने लगा। इस 8 एलिमेंट एबेकस अरे की गणना शक्ति अतुलनीय थी। इसके प्रतिबंधों, बैंड्स की परतें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही थीं। जल्द ही ये 1000 से ऊपर जाने वाला था और मध्यम स्तर तक पहुंचने वाला था। केवल 2 दिन में ही ये 360 बैंड्स तक पहुंच चुका था। ये वही प्रतिबंध थे जो स्टेप बाय स्टेप किलिंग की नींव बनाते थे। इसमें जटिल और सटीक नियम अंकित थे। कब आत्मा की शक्ति को सक्रिय करना है, कब शरीर को गति देनी है, कब सहयोग करना है, सब कुछ एक निश्चित प्रणाली से बधा हुआ था। इससे ये मिंग हर परिस्थिति में तुरंत सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया दे सकता था, और यही प्रतिक्रिया लोगों को चमत्कार जैसी लगती थी। ये मिंग ने आंखें खोली और स्टेप बाय स्टेप किलिंग को सक्रिय किया। अचानक उसका शरीर 48 छायाओं में बढ़ गया, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। हर छाया अर्ध सत्य और अर्ध मिथ्या थी, लेकिन हर एक में शत्रु को मारने की क्षमता थी। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सारी छायाएं मिलकर अदृश्य हो गईं। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह स्पेस गैप पर कदम रखता चला गया और शत्रु उसे देख भी नहीं पाए। सी लिंगलिंग, एक तलवार की किरण बिजली की लपट की तरह चमकी, कभी पूरब तो कभी पश्चिम, जैसे अंधेरे में टिमटिमाती जुगनू। अगले ही क्षण ये मिंग प्रकट हुआ। चेहरे पर आश्चर्य की लहर थी। उसने कही, मिंग, लगता है मैजिक को रिफाइन करना इतना कठिन नहीं है। वह तो केवल प्रयोग कर रहा था, पर सफलता अप्रत्याशित रूप से मिल गई। बेमिंग ने कहा, मास्टर के पास 8 एलिमेंट एबेकस अरे है, और उसमें खाओस एबेकस भी शामिल है। यहां तक कि यी शेनशन भी मास्टर की तुलना में कुछ नहीं। वू शेंग ने मैजिकल पावर रिफाइन की थी क्योंकि उसके पास युआनयिंग जैसी असाधारण गणना क्षमता थी। लेकिन मास्टर का 8 एलिमेंट कैलकुलेशन तो युआनयिंग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर कठिनाई कैसी? ये मुस्कुराया। तो मैं एक के बाद एक और भी मैजिकल पावर्स रिफाइन कर सकता हूं। बैमिंग ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। इसके बाद ये मिंग ने और अभ्यास नहीं किया और इटर्नल गॉड माउंटेन की यात्रा की तैयारी करने लगा, क्योंकि अगले दिन वहीं पैंथियन का आयोजन था। इटर्नल गॉड माउंटेन व्हाइट टाइगर डायनेस्टी की भूमि में स्थित था। इसका क्षेत्र बहुत विशाल था और सामान्य लोग भीतर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज पैंथियन के दिन चारों देवता और 5 राजवंश, यहां तक कि पवित्र स्थान और बड़े धार्मिक लोग भी आने वाले थे। इसलिए पर्वत का द्वार सभी अतिथियों के लिए खोल दिया गया था। ये मिंग वहां चिंगलोंग कॉलेज के छात्र के रूप में आया। उसके साथ शाओचांग भी था। जी रुक्शे को भी आना था, लेकिन वह साधना के लिए भूमि की तलाश में गई थी और अभी तक लौटी नहीं थी। इसलिए केवल शाओचांग उसके साथ आया। इटर्नल गॉड माउंटेन का द्वार वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे। ये न तो ऊंचा था और न ही भव्य, बल्कि केवल एक प्राचीन पत्थर का निम्न द्वार था। इस द्वार से गुजरने पर एक घुमावदार पगडंडी ऊपर की ओर जाती थी। पर्वत के द्वार पर लगातार लोग आते दिखाई देते और सभी एक दूसरे का अभिवादन कर पगडंडी पर चढ़ जाते। हालांकि सबके पास आकाश में उड़ने की क्षमता थी, फिर भी कोई ऐसा नहीं कर रहा था। पैदल चढ़ना इटर्नल गॉड माउंटेन के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इनमें से अधिकतर लोग युवा थे। ये मिंग जैसे लोग उम्र में पहले से बड़े माने जाते थे। बहुत से तो 20 वर्ष से भी कम आयु के थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और घबराहट दोनों थीं।
वे जानते थी इस अवसर के सहारे इटर्नल गॉड माउंटेन में प्रवेश करके वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक युवक ने कहा, सुना है इस बार चारों देवता कुल 12-12 करके 48 शिष्यों की भर्ती करेंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, पहले तो डिवाइन लैंड सीधे पवित्र स्थलों और धर्मों से शिष्य लेता था। यह पहली बार है जब पूरे तियान्युआन कॉन्टिनेंट से सीधे प्रतिभाओं की भर्ती की जा रही है। तीसरा बोला, प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर होगी। पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं, पर जो भी हो पूरी कोशिश करनी होगी। लोगों के मन में दुविधा थी, लेकिन ये मिंग शांत मुस्कुराहट के साथ कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहा था। कुछ दूर जाकर उसने रुककर पीछे देखा और कहा, शाओचियांग, क्या मास्टर नहीं आ रहे? असल में उसने यीशेंशन को पहले ही सूचना दी थी। ऐसा पैंथियोन हो और यीशेंशन न आए, यह संभव ही नहीं था। वह पर्वत द्वार पर काफी देर तक प्रतीक्षा कर चुका था, लेकिन जेंशन नहीं दिखे। शायद। फिर अचानक हंस पड़ा और पर्वत की तलहटी की ओर इशारा करके बोला, आ गए। ये मिंग ने देखा तो यीशांचन एक श्वेत दाढ़ी वाले वृद्ध के साथ खड़े थे। वह वृद्ध 100 वस्त्रों से अलंकृत थे और चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। ये मिंग तुरंत नीचे उतरा और दूर से झुककर बोला, मास्टर। यीशांचन बहुत प्रसन्न थे और हंसते हुए बोले, नमस्कार की आवश्यकता नहीं। आओ, तुम्हें एक वरिष्ठ से मिलवाता हूं। ये है मास्टर शान्युन, बौद्ध धर्म के जिन परंपरा के महान आचार्य। कुछ समय पूर्व मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था और वहीं इनसे भेंट हुई। मास्टर शान्युन ज्योतिष और भविष्यवाणी में अद्वितीय विद्वान हैं। जिन मास्टर हल्के से मुस्कुराए और बोले, बालक की योग्यता उत्तम है। ये मिंग ने शीघ्रता से प्रणाम किया और कहा, कनिष्ठ ये मिंग जिन मास्टर को प्रणाम करता है। वह जानता था कि बौद्ध धर्म कई धाराओं में बटा है, तांत्रा, जेन, लोटस इत्यादि, और जेन उनमें से एक प्रबल शक्ति है। यीशांचन ने कहा, चलते चलते बात करते हैं। तीनों साथ चल पड़े। ये मिंग ने पूछा, मास्टर, इस बार पैंथियोन में क्या डिवाइन लैंड 5 राजवंशों पर आक्रमण करेगा? यीशांचन ने उत्तर दिया, वे केवल दबाव डालेंगे। इस समय तियान्युआन कॉन्टिनेंट नाजुक स्थिति में है और चारों देवता और उनकी भूमि यहां कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन बड़े संसारों पर उनका शासन है वे भी संकट में हैं। उनके पास यहां की परवाह करने का समय नहीं। मास्टर शैन्युन ने कहा, मिस्टर यी सही कह रहे हैं। फिर भी डिवाइन लैंड की नींव अत्यंत प्रबल है। इटर्नल गॉड माउंटेन भी हमारे बुद्धिस्ट प्योर लैंड सेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा बल है जिसे कम नहीं आंकना चाहिए। कुछ ही समय बाद वे एक विशाल चौक में पहुंचे। चौक के अंत में एक नीली पत्थर की पुलिया थी, जिसके पीछे बादलों में छिपा रहस्यमयी पर्वत था। बहुत से लोग चौक में एकत्र थे, लेकिन पुल पार नहीं कर रहे थे। यिमिंग ने रुककर पूछा, मास्टर, क्या यह इटर्नल गॉड माउंटेन है? यीशांतियन ने कहा, इटर्नल माउंटेन वास्तव में देवताओं का राज्य है। इसका दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग है। यिमिंग ने पूछा, तो ये लोग चौक में क्यों रुके हैं? यीशांचन ने कहा, क्योंकि महत्वपूर्ण लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 5 राजवंश, 9 पवित्र स्थल और तियान्युआन लिस्ट के लोग अभी आए नहीं हैं। उनके आने से पहले कोई भीतर नहीं जा सकता। ये मिंग ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, आप तियान्युआन लिस्ट में किस स्थान पर हैं? यीशांचन कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, अनेक देवता तियान्युआन लिस्ट में हैं। शीर्ष 10 तो कम से कम लॉन्जेविटी के तीसरे स्तर के होते हैं। मैं अभी देवता नहीं बना हूं, पर यदि केवल किलिंग मेथड्स की बात हो तो मुश्किल से 50वें स्थान तक पहुंच सकता हूं। ये मिंग चकित रह गया। वह जानता था कि यीशु वेल्क्यूरी के दूसरे स्तर पर हैं। उसने पूछा, मास्टर, क्या वेल्क्यूरी का रेल्म स्पिरिट रेल्म से भी ऊपर है? एन कुछ देर मौन रहे और फिर आ भरते हुए बोले, वेल्क्यूरी का दूसरा स्तर लगभग लॉन्जेविटी के बराबर है, लेकिन इसका अभ्यास अत्यंत कठिन है। अब तक मैं केवल सतही समझ ही पा सका हूं। येमिंग ने फिर पूछा, क्या किसी ने वॉल्क्यूरी का तीसरा स्तर प्राप्त किया है? क्या वह इटर्निटी के समान नहीं होगा? यीशांचन ने सिर हिलाया। वह केवल एक किंवदंती है। बहुत कम लोग मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर समय व्यर्थ करना चाहते हैं। 5 सम्राट, देवता, पवित्र स्थल, सभी ने मार्शल आर्ट्स को छोड़कर देवताओं का मार्ग चुना है। देवताओं का मार्ग सीधे इटर्निटी तक जाता है, बल्कि उससे भी ऊंचा। लेकिन मार्शल आर्ट्स कांटों से भरा है और सफलता की संभावना नगण्य है। ये मिंग ने भौहें सिकोड़ ली। तो अधिकतर वाल्करी केवल वाल्करी ही रह जाते हैं? यीशांचन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वाल्करी का पहला स्तर लॉ हेवन के बराबर है। इसमें भी 9 चरण हैं। इसके साधना की कठिनाई अवर्णनीय है।
मैं वॉल्करी के दूसरे स्तर तक केवल 8 एलिमेंट मैट्रिक्स की मदद से पहुंच पाया हूं, वरना कभी संभव न होता। ये मिंग ने पूछा, क्या मास्टर भी देवताओं का मार्ग अपनाएंगे? यीशानचन थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, अपने आप को मैं 10 वर्ष का समय दूंगा। यदि तब तक प्रगति न हुई तो मार्शल आर्ट्स का मार्ग त्यागना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने यीमिंग को देखा और मुस्कुराकर बोले, मुझे अपने लिए तो आशा कम है, पर तुम पर मुझे अत्यधिक विश्वास है। यदि मैं सफल हो गया तो अपनी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। यीमिंग भावुक हो गया और बोला, मास्टर, आप अवश्य सफल होंगे। यीशानशियन ने, ठीक है। इमॉर्टल टेम्पल की एंशिएंट हेरिटेज, स्टूडेंट ने सुना है, वो क्या है? यीमिंग ने जिज्ञासा से पूछा। यीशानसिन का चेहरा गंभीर हो गया और बोला, इमॉर्टल टेम्पल कोई मामूली जगह नहीं है। इसका रिश्ता इंसानी इतिहास के पहले और सबसे ताकतवर इंसान से है। पहला इंसान? क्या वो ह्यूमन सेवियर है? क्या कोलैप्स्ड एंसेस्ट्रल कॉन्टिनेंट सच में था? ये मिंग हैरानी से बोला, हाँ, वही, के चेहरे पर आदर था। वो इंसान एक अभूतपूर्व महान व्यक्ति था और आज तक कोई भी उसे पार नहीं कर सका। ये मिंग खुद को रोक न पाया और पूछा, मास्टर, सब कहते हैं कि उस शक्तिशाली इंसान के पास बेमिसाल ताकत थी, तो वो किस लेवल का अस्तित्व था? लॉर्ड गॉड? मास्टर शन हल्के से मुस्कुराए और बोले, उस महान इंसान के पास कम से कम लॉर्ड गॉड जितनी ताकत थी, शायद उससे भी अधिक। इतनी स्ट्रेंथ? यीमिंग चौंक गया। क्या वो थियानडाओ के लेवल तक पहुंच गया था? मास्टर शानन कुछ देर सोचकर बोले, उसने शिंतो को कल्टिवेट नहीं किया, बल्कि अपना खुद का कल्टिवेशन सिस्टम क्रिएट किया था और बहुत ऊंचाई तक पहुंचा था। अफसोस, वो अंत में असफल रहा और मानवता को बचाते हुए गिर पड़ा। अगर वो आज जिंदा होता तो इंसानी जाति अब तक एक सुपर सिविलाइजेशन बन चुकी होती और सभी जातियों में सबसे ऊपर खड़ी होती। ये मिंग के दिल में गर्माहट सी उठी। अपना खुद का कल्टिवेशन सिस्टम, तो क्या उसकी इनहेरिटेंस इमॉर्टल टेम्पल में है? यीशानचन बोला, सब बस अफवाहें हैं। सच क्या है, ये तो सिर्फ इमॉर्टल टेम्पल में प्रवेश करने पर ही पता चलेगा। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। अब तक अनगिनत जीनियसेस आए, पर कोई भी उस हेरिटेज को पाने के लायक नहीं निकला। ये मिंग ने सिर हिलाया। स्टूडेंट समझ गया। इतने में आसमान से रोशनी की एक लहर उतरी और लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। सबसे आगे वाला शख्स सोने का मुकुट पहने था। उसके पैरों के नीचे स्वर्ण कमल थे और उसके सिर के पीछे एक उज्जवल प्रभामंडल फैला था जो चारों दिशाओं को चमका रहा था। उसके पीछे कई गॉड्स खड़े थे, सभी शांत और शक्तिशाली। जैसे ही ये समूह आया, आधा आसमान रोशनी से भर गया। चीतियंजाओ आ गया, किसी ने ऊंची आवाज में कहा और सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। क्या मास्टर चिचियन यहां आ गया? वो क्या करने आया है? कई लोग हैरान रह गए। हाल के वर्षों में ची तियनजाओ ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई थी। अनगिनत छोटे बड़े गुटों को अपने अधीन कर लिया था। यहां तक कि तियान्युन लिस्ट के आधे एक्सपर्ट्स उसकी ताकत में शामिल हो गए थे। कहा जा सकता है कि 5 डायनेस्टीज और 4 डिवाइन लैंड्स के अलावा ची तियनजाओ सबसे शक्तिशाली शक्ति था। ची तियनजाओ का दल सीधे पुल पार करता हुआ इटर्नल गॉड माउंटेन में दाखिल हो गया। यी शैनचिन ने सिर हिलाया और बोला, ची तियनजाओ बहुत ज्यादा ओवरबेयरिंग है। कुछ देर बाद 5 और किरणें उतरी। ये थे एम्पर वुफांग अपने सैनिकों के साथ। वो भी पहाड़ पर चले गए। फिर 9 होली प्लेसेस और अलग अलग धर्म व गुट आने लगे। तब जाकर आम लोग और छोटे गुट ऑर्डरली ढंग से पुल पर चढ़कर इटर्नल गॉड माउंटेन में दाखिल हुए। भीतर जाने पर सबने देखा कि बादलों के समुद्र से अनगिनत विशाल पत्थर के स्तंभ उठे हुए हैं। कहीं मोटे, कहीं पतले, कहीं ऊंचे, कहीं छोटे। उनके बीच एक इल्यूजरी माउंटेन खड़ा था, जिस पर महलों और मंदिरों की कतार थी। वहां से एक शाश्वत आभा निकल रही थी। यहां तक कि चीचांजाओ और एम्परर वुफांग भी तुरंत उतरने की हिम्मत न कर पाए। चीचांजाओ का दल सबसे ऊंचे पत्थर के स्तंभ पर बैठा, जो 100 फीट चौड़ा था। 5 सम्राटों ने भी अपने अपने स्तंभ चुन लिए। बाकी होली प्लेसेस, बड़े धर्म और परिवार भी अपने अपने स्तंभों पर बैठ गए। छोटे गुट छोटे स्तंभों पर जा बैठे। ये मिंग और उसके साथियों को किनारे पर ही जगह मिली, पर उनकी कोई शिकायत नहीं थी। जैसे ही सब स्थिर हुए, अचानक सुनहरी लहरें उठी और बादल छोड़ते ही सब लोग एक सुनहरे महासागर पर खड़े हो गए। उस महासागर में एक क्रिस्टल पैलेस चमक रहा था। ओरिजिन शिन है, लोग चौंक पड़े। क्रिस्टल पैलेस? ये मिंग ने देखा और पूछा, मास्टर, ये इटर्नल गॉड माउंटेन है, फिर ओरिजिन शेनहाई यहां कैसे आ गया?
ओरिजिन शाय को स्थानांतरित किया जा सकता है, वो इटर्नल गॉड माउंटेन में प्रवेश कर चुका है। ये मिंग ने कहा, अब समझ आया, लोग इसे कभी इटर्नल गॉड माउंटेन और कभी ओरिजिन शेन्हाई क्यों कहते हैं। चारों गॉड्स का रिश्ता गहरा है, तभी तो ये एक साथ काम करते हैं। फिर हवा में 4 विशाल छायाएं प्रकट हुई। उनकी आभा इतनी भारी थी कि अधिकांश लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। सिर्फ 5 सम्राट और चीटियांजाओ स्थिर खड़े रहे, बाकी सबका चेहरा बदल गया। ये मिंग ने स्पष्ट महसूस किया कि इन छायाओं के सामने वो बेहद छोटा और असहाय है। उसके भीतर तुरंत झुकने और पूजा करने की इच्छा उठी। सौभाग्य से उसका मन मजबूत था, वरना वो नियंत्रण खो देता। उसने धीरे से पूछा, मास्टर, ये चारों डिवाइन लैंड के लॉर्ड्स हैं? यीशंचन हल्का सा भौहें चलाकर बोला, हाँ बिल्कुल। डिवाइन लैंड के लॉर्ड्स मामूली नहीं होते, इनके पास 6 लाइफ से भी ऊपर की शक्ति होती है। 6 realms ऑफ लॉन्जेविटी से भी ऊपर? ये मिंग कांप गया। इसीलिए इनकी आभा इतनी डरावनी है। तभी एक छाया मुस्कुराई और बोली, हमें खुशी है कि आप सब यहां इकट्ठे हुए हैं। मंच पर खड़े हजारों गार्ड्स ने जोरदार प्रशंसा की। आवाज इतनी विशाल थी कि ये मिंग के कान गूंजने लगे। फिर वो छाया बोली, मैं हूं लॉर्ड ऑफ ओरिजिन शेन्हाई और आज पैंथियन का आयोजन मैं करूंगा। सी गॉड! अनगिनत लोग जमीन पर झुक गए और धार्मिक भाव से प्रणाम किया। लॉर्ड ऑफ शेन्हाई ने हाथ हिलाया और 300 टोकन्स अलग अलग गुटों पर बरसाए। यीशांचन ने एक टोकन पकड़ा। वो प्राचीन था और अजीब चिन्हों से भरा हुआ। टोकन ऑफ द वे। येमिंग चौंक गया। येमिंग चौंक गया। उसके पास भी पहले से एक वैसा ही टोकन था और आज खुद शेन्हाई लॉर्ड उन्हें बांट रहा था। इसका मतलब ये बेहद कीमती चीज थी। शेन्हाई लॉर्ड बोला, द रोड टू बिकमिंग अ गॉड शुरू होने वाला है। उम्मीद है तुम सब पूरी मेहनत करोगे। सभी गुट आभार में झुक गए। येमिंग ने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या ये टोकन सचमुच इतना दुर्लभ है? यीशांचन ने कहा, बिल्कुल, ये अमूल्य है। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। याद है जानची और जेनलोंग होली लैंड ने एक टोकन के लिए लगभग युद्ध कर दिया था। ये मिंग बोला, तो क्या रोड टू बिकमिंग अ गॉड सचमुच किसी को बना सकता है? ईशांचियन ने जवाब दिया, जरूरी नहीं कि गॉड बन ही जाओ, लेकिन इस रास्ते पर हजारों सेजेस का कल्टिवेशन अनुभव छुपा है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कम से कम महानता की राह खुल जाती है। लॉर्ड ऑफ शेन्हाई ने कहा, आज पैंथियन का असली उद्देश्य है नए गॉड्स को नियुक्त करना, माउंटेन्स, रिवर्स और लैंड्स के लिए। फौरन आसमान से हजारों रोशनी गिरी और हजारों लोग प्रकट हुए। सबके सब हवा में झुक गए। ये नजारा देखकर सब हैरान रह गए। यिमिंग ने पूछा, मास्टर, ये लोग कहां से आए? इन्हें पहले क्यों नहीं देखा? यीशान ने समझाया, ये मोस्टली वाइल्ड गॉड्स और कैजुअल कल्टिवेटर्स हैं। इनके पास डिवाइन बैकिंग नहीं थी, इसलिए छुपे रहते थे। आज मौका मिला है तो सब सामने आ गए। यिमिंग ने फिर पूछा, माउंटेन गॉड और वाटर गॉड बनने का फायदा क्या है? ईशांचन बोला, फायदे बहुत बड़े हैं। उन्हें स्थानीय इंसेंस पावर मिलेगी, जिससे उनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। उनकी लाइफ स्पैन भी कई गुना बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब 5 डायनेस्टीज या 4 डिवाइन लैंड से छुपना नहीं पड़ेगा। यिमिंग ने पूछा, तो मास्टर भी फ्यूचर में गॉड बनेगा? क्या आप भी उनके अधीन हो जाएंगे? ईशांचन ने आह भरी, हाँ, वरना मैं वाइल्ड गॉड ही रहूंगा। गॉड बनने के बाद या तो सरेंडर करना होगा या बगावत करनी होगी। तभी चारों लॉर्ड्स ने हाथ हिलाया और डिवाइन लाइट्स उन हजारों वाइल्ड गॉड्स पर बरसीं। सब इंस्टेंटली बदल गए, जैसे उनका रिश्ता आसमान जमीन से जुड़ गया हो। उनके शरीर पर अलग अलग डिवाइन मार्क्स उभर आए, जो उनकी ड्यूटी दर्शाते थे। किसी का पर्वत पर अधिकार, किसी का नदी पर, किसी का धरती पर। थैंक यू लॉर्ड। सब झुककर रो पड़े। अब से वफादारी से गॉड्स लैंड ही ठहरना, शेन्हाई लॉर्ड ने कहा। अगर धोखा दिया तो दंड मिलेगा। हम वादा करते हैं। सबने एक साथ उत्तर दिया। भीड़ में हलचल मच गई। चीटियांजाओ शांत खड़ा रहा। 5 एम्परर्स मुस्कुराए, लेकिन छोटे गुटों में हलचल थी। हे भगवान, इतने सारे गॉड्स एक साथ रजिस्टर कर दिए। ये तो साफ 5 डायनेस्टीज पर दबाव बनाने के लिए है। हाँ, अब लोकल लोग डायनेस्टीज को मानेंगे या इन गॉड्स को? और अगर इतने गॉड्स अपने अपने बिलीवर्स बना लेंगे तो डायनेस्टीज की अथॉरिटी कहां जाएगी? भीड़ अभी चर्चा कर ही रही थी कि 4 विशाल लाइट गेट्स खुले, जिन पर लिखा था इटर्नल, थ्रू द स्काई, ओरिजिन और इमॉर्टल। ये चारों 4 डिवाइन लैंड्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लॉर्ड ऑफ शेन्हाई ने घोषणा की, 4 डिवाइन लैंड्स इस बार विशेष छूट देकर दुनिया से प्रतिभाएं चुनेंगे। जो भी आत्मविश्वास रखता है वो इन लाइट गेट से गुजरने की कोशिश कर सकता है।
सफल हुआ तो सीधे गॉड बनकर लैंड का स्वामी बनेगा। ये सुनते ही भीड़ उफान पर आ गई। अनगिनत नौजवान और प्रतिभाशाली लोग चारों गेट्स की ओर दौड़ पड़े, लेकिन येमिंग वहीं खड़ा रहा। वो शांति से सब देखता रहा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही ज्यादातर लोग उस लाइट गेट के पास पहुंचे, उन पर तुरंत एक सफेद रोशनी गिरी और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर लुढ़क गए। थोड़ी देर देखने के बाद येमिंग समझ गया कि ये लाइट गेट दरअसल क्वालिफिकेशन चेक कर रहा है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनकी काबिलियत को ये मान्यता देता है। भीड़ तो ऐसे उमड़ रही थी जैसे नदी पार करनी हो न, मगर वास्तव में बहुत कम लोग अंदर पहुंच पाए। सिर्फ 10 ब्रेथ्स के समय में मुश्किल से 10 लोग ही सफलतापूर्वक लाइट गेट के अंदर गए। तभी शनशन ने कहा, तुम भी जाओ, इमॉर्टल टेम्पल की आइडेंटिटी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। येमिंग ने सिर हिलाया और सीधे इमॉर्टल लिखे हुए लाइट गेट की तरफ उड़ चला। उसे वहां जाते देख भीड़ में बैठे कई लोग ठंडी सांस छोड़ते हुए हंस पड़े। उनमें मैडम जांग, मैडम फेंग और डायनेस्टीज के राजकुमार भी थे, सभी जिनसे यिमिंग पहले ही टकरा चुका था। अरे, ये तो किसी और दिन मेरा टेम्पल ज्वाइन कर रहा है, एक वर्चुअल शैडो ने है हंसते हुए कहा। उसकी नजर यिमिंग पर थी। वो था इमॉर्टल टेम्पल का लॉर्ड। शेनहाई लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, यह लड़का तो लगता है तुम्हारे टेम्पल की तरफ ही बढ़ रहा है, बधाई हो। इटर्नल माउंटेन लॉर्ड ने ठंडी सांस ली। ये लड़का अंधा है क्या? क्या मेरी माउंटेन कोई खराब जगह है? टेम्पल लॉर्ड ने शांति से कहा, हर सिचुएशन का अपना कारण होता है। यिमिंग जैसे ही लाइट गेट में दाखिल हुआ, उसने एक मिस्टीरियस शक्ति को अपने शरीर और सोल में उतरते महसूस किया। सब कुछ जैसे खुलकर सामने आ गया। अगले ही पल वह एक विशाल मंदिर में खड़ा था। मंदिर बेहद खाली था, मगर इतना ऊंचा और भव्य कि उसकी छत पर सूर्य, चंद्रमा और आकाशगंगा तक अंकित थे। अभी वो चारों तरफ देख ही रहा था कि अचानक एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे देखकर येमिंग ठिठक गया। सामने वाली लड़की का चेहरा पीला था, काले कपड़ों में थी, काले बाल और आंखों में बर्फ सा ग्रे, बिना किसी भावना के। ये वही लड़की थी, इमॉर्टल टेम्पल की डिसेंडेंट, जिससे येमिंग की मुलाकात चेनलोंग में हुई थी। तब उसका रेल्म येमिंग से ऊंचा था, मगर दोनों का मुकाबला बराबरी पर रहा। अंत में येमिंग को जीत मिली और उसने चेनलोंग लिस्ट में पहला स्थान पाया। उस समय से उसका नाम दुनिया भर में गूंज उठा। यिमिंग मानता था कि युयान बेहद खतरनाक थी। युयान ने उसे पहचाना तक नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, नेम। उसने शांत स्वर में जवाब दिया। उसने भी पुरानी पहचान जताई नहीं। युयान ने कहा, तुम्हें टेम्पल में एंट्री की प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन मिल चुकी है। अब तुम्हें 3 लेवल्स पास करने होंगे, तभी तुम फॉर्मल डिसाइपल बन पाओगे। रेडी हो? यिमिंग ने थोड़ा चिंभे से पूछा, क्या सिर्फ मैं ही अंदर आया हूं और कोई नहीं? बाकी लोगों का वेट नहीं करना। युयान ने कम ही धैर्य दिखाते हुए समझाया, इमॉर्टल टेम्पल बहुत कम डिसिपल्स को स्वीकार करता है। एडमिशन का सबसे सख्त नियम है। तुम लकी हो कि अंदर आए हो और कोई नहीं आया। यिमिंग ने पूछा, तुमने भी इसी तरह टेम्पल में एंट्री ली थी? युयान ने कहा, मैंने पहले 9 साल दुनिया घूमी, तब जाकर टेम्पल में फॉर्मली वर्शिप करके फियरलेस ट्रेनिंग शुरू की। टेम्पल के ज्यादातर डिसाइपल्स बाहर दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम लोग एलिजिबल होकर वापस आ पाते हैं। यिमिंग ने सिर हिलाया। मैं रेडी हूं। कौन से 3 लेवल्स हैं? युयान बोली, पहला लेवल, मुझे हराओ। यिमिंग चौंक गया। अगर मैंने सही देखा तो तुम वुजुन हो, है ना? तुम्हें हराना ही पहला लेवल है? युयान ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ। यिमिंग असंतुष्ट स्वर में बोला, ये अनफेयर नहीं है। तुम फॉर्मल डिसाइपल हो और तुम्हारी कल्टिवेशन मुझसे बहुत ऊंची है। मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूं? तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। यिमिंग ने लाचार होकर कहा, ठीक है, दूसरा लेवल। दूसरा, मेरे भाई को हराओ। तुम्हारा भाई कौन है? उसका नाम वुचेंग है। यिमिंग लगभग उछल पड़ा। क्या मजाक है? मुझे वुशेंग से लड़ना होगा? ये इमॉर्टल टेम्पल मुझे चाहता भी है या नहीं? युयान की आंखों में हल्की चमक आई। मैंने कहा ना, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। यिमिंग ने गहरी सांस ली। तुम काफी कठोर हो, लेकिन बताओ तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल भी मेरे एक और भाई से लड़ना होगा, युयान ने ठंडी आवाज में कहा। यिमिंग की भौहें तनी। मत बताना कि वो मार्शल सेंट है। युयान बोली, तुम सोचते हो कि मार्शल सेंट को हराना आसान है? मेरा दूसरा भाई मार्शल सेंट तो है ही, लेकिन और भी ऊंचे स्टेट में है।
ये मिंग जानता था कि वू शेंग के कई स्तर होते हैं, लिटिल होली, ग्रेट होली और होली प्लेस। मार्शल सेंट कभी भी गॉड फॉर्म को कंसोलिडेट कर सकता है और मार्शल गॉड बन सकता है। यूएन का भाई जरूर ग्रेट होली या होली स्टेज में होगा। ऐसे शत्रु को हराना आसान नहीं था। यूएन ने पूछा, रेडी हो लड़ाई के लिए? ये मिंग ने धीरे से कहा, अब यहां तक आ ही गया हूं तो लड़ूंगा। उसके कहते ही यूएन हिली। तलवार की बिजली सी चमक ये मिंग की गर्दन तक आ पहुंची और उसने जरा भी रहम नहीं किया। अगर वार लग जाता तो ये मिंग तुरंत मर जाता। इतनी क्रूअल? यिमिंग की आंखें फैल गई, लेकिन अगले ही पल यूएन चौंकी। उसकी तलवार ने यिमिंग को छुआ ही नहीं। उसकी आंखों के सामने यिमिंग का शरीर गायब हो गया और एक हाथ उसके कंधे पर हल्के से रखा गया। यूएन कांप गई। उसके चेहरे पर अविश्वास था। तुमने किलिंग स्टेप कल्टिवेट किया है और उससे मैजिकल पावर भी निकाली है? यिमिंग ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या ख्याल है? यूयान ने तलवार नीची की और धीरे से बोली, बहुत अच्छा। मैं हार गई। यिमिंग मुस्कुराया। उसके लिए यूयान को हराना आसान था, क्योंकि हाल ही में सीखी गई उसकी ट्रम्प कार्ड थी। मार्शल आर्ट्स सुपरनैचुरल पावर्स असल मार्शल आर्ट्स से ऊपर होते हैं और उनके प्रभाव अक्सर कल्पना से परे होते हैं। यूयान ने चेतावनी दी, ज्यादा प्राउड मत हो। मेरे दोनों भाई भी मैजिकल पावर्स रिफाइन कर चुके हैं, और सिर्फ एक नहीं, कई पावर्स। वो धीरे धीरे पीछे हटी। तभी यिमिंग ने बाईं ओर देखा। वहां जाने कब एक युवक खड़ा हो गया था। सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर शांत भाव लिए उसने झुककर कहा, मैं वू चैन हूं, यूयन का भाई। मास्टर ने मुझे काफी सलाह दी है। यिमिंग ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रदर, आप सचमुच वू शेंग हैं? वू चैन ने सिर हिलाया। हाँ, परसों ही एडवांस हुआ हूं। सच कहूं तो मैं 8 साल तक वुजुन के रेल्म में अटका रहा। बाकी भाइयों से बहुत पीछे हूं। यिमिंग दंग रह गया। 8 साल में वुशेंग बन जाना तो बहुत बड़ा काम था। उसे तो शक था कि 8 साल में वो वुजुन से वुशेंग तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। और ये कह रहा है कि वो स्लो है। वुचेन बोला, इमॉर्टल टेम्पल में डिसाइपल्स बहुत कम होते हैं। लाखों सालों में कुल मिलाकर 30 डिसिपल्स हुए हैं। उनमें से कई बड़े वर्ड्स में काम कर रहे हैं। पिछले 1000 सालों में सिर्फ 8 डिसिपल्स टेम्पल में आए। उनमें से सिर्फ 4 ही अभी डेटी रेल्म तक नहीं पहुंचे, यूयैन, मैं और जाओशिन। येमिंग हैरान हुआ। पूरे इमॉर्टल टेम्पल में बस कुछ दर्जन डिसाइपल्स। वुचेन ने कहा, हाँ, और जो एल्डर बन चुके हैं वो टेम्पल के काम देखते हैं। हर एल्डर के पास कम से कम लॉन्जेविटी का कल्टीवेशन होता है। येमिंग का दिल धड़क उठा। ब्रदर वू, टेम्पल में कितने लोग लॉन्जेविटी तक पहुंचे हैं और टेम्पल मास्टर का क्या स्तर है? वूचेन ने मुस्कुराकर कहा, यह बात बाहर वालों को नहीं बताई जाती, लेकिन हमारे टेम्पल में फिलहाल 19 डिसाइपल्स और एल्डर्स लॉन्जेविटी तक पहुंच चुके हैं। जहां तक मास्टर की बात है, वो 8000 साल पहले ही लॉन्जेविटी के 7th रेल्म में थे। शायद अब भी 7th में हो या फिर 8 तक पहुंच चुके हों। यिमिंग चौंक पड़ा। 7th रेल्म ऑफ लॉन्जेविटी? तो क्या वो बाकी डिवाइन लैंड के लॉर्ड से भी मजबूत हैं? वुचेन ने कहा, इस बारे में ज्यादा चर्चा मत करो। तो ब्रदर तैयार हो? यिमिंग ने हंसी दी। ब्रदर, आप वुशेंग और मैं वुजुन, ये लड़ाई कैसे फेयर है? वुचेन ने गंभीरता से कहा, कुछ भी अनफेयर नहीं है। अगर तुम मुझे हरा पाए तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। उसकी आंखों में हल्की ईर्ष्या भी थी। येमिंग ने मन में बड़बड़ाया, अरे ईर्ष्या तो मुझे होनी चाहिए। उसने दांत भींचकर रुइरोब एक्टिवेट किया और सीक्रेट क्रिस्टल्स तक जला दिए। वुशेंग से लड़ाई में ढिलाई का मतलब मौत था। वुचेन मुस्कराया, लगता है ब्रदर तैयार है। मैं कोई वेपन या मैजिकल पावर इस्तेमाल नहीं करूंगा। सिर्फ इमॉर्टल टेम्पल की कैप्चर टेक्निक से तुम्हें परखूंगा। अगर तुम टाइड मूव्स तक टिक गए तो मैं हार मान लूंगा। येमिंग ठीक है कह पा, इससे पहले ही वुचेन गायब हो गया। येमिंग ने तुरंत किलिंग स्टेप एक्टिवेट किया और खुद को दर्जनों फैंटम्स में बांट लिया। वुचेन की आवाज गूंजी, क्या बात है? टेम्पल की किलिंग स्टेप? बहुत बढ़िया। येमिंग ने जोर से कहा, ब्रदर की नजर वाकई अच्छी है। उस कहते ही एक हाथ अजीब एंगल से उसकी ओर आया और उसके कंधे पर रखा। वो हाथ तेज नहीं था, मगर उस स्पर्श में पहाड़ जैसी शक्ति थी। येमिंग को लगा जैसे लाखों टन वजन दबा रहा हो। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर येमिंग का शरीर कांप उठा। उसने हाई स्पीड शॉक टेक्निक का सहारा लिया। उसने मार्शल आर्ट्स की बुनियादी टेक्निक्स, डार्क एनर्जी, ब्राइट एनर्जी और हिडन एनर्जी
को एक एग का प्रयोग किया और उस दबाव से खुद को आजाद कर लिया। वू चेन मुस्काने वाला था कि अचानक उसकी पकड़ खाली हो गई। ये मिंग ऐसे फिसल गया जैसे कोई लोच। वू चेन चकित रह गया। ब्रदर की मार्शल फाउंडेशन वाकई कमाल की है। चलो फिर से। अब ये मिंग पूरी तरह रनअवे मोड में था। उसने सोल पावर और ट्रू एसेंस को एक किया और हर मूव में नया चार्म पैदा हुआ। वूचेन हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करता, मगर ये मिंग स्लिप्स होकर निकल जाता। कई मूव्स के बाद ये मिंग को अचानक गहरी समझ मिली। वूचेन के दबाव में उसे नई रियलाइजेशन हुई। 8 एलिमेंट एबेकस अरे की मदद से उसने सोल पावर और ट्रू एसेंस को मर्ज कर लिया। अब उसकी हर चाल में एक विशेष चमक